संसद, पार्लियामेंट। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका जन्म किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है भरा जा सकता है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है भरा जा सकता है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध मतों का 1/6। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके वैध मतों का 1/6। लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वर्ष 2026 तक। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वर्ष 2026 तक। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वें संशोधन ने। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31वें संशोधन ने। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? वर्ष 1955 में। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? वर्ष 1955 में। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों की आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों की आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? उपयुक्त सभी के अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और मेघालय। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? उपयुक्त सभी, यानी अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, जम्मू तथा कश्मीर में भी नहीं है और मेघालय में भी नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? आंग्ल भारतीय। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? आंग्ल भारतीय। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों हेतु आरक्षित स्थानों के प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों हेतु आरक्षित स्थानों के प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है।
राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है महाराष्ट्र को। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है महाराष्ट्र को। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष चयनित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर हो। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर हो। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? टी.ए. संगमा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? टी.ए. संगमा। लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्षता किसके द्वारा नियंत्रित होता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्षता किसके द्वारा नियंत्रित होता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? धन और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1952 में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1952 में। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती है, यह सही है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों की कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यह सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? यह भंग नहीं की जा सकती, यह सही है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, यह कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के स्थान के आवंटन कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? राज्य और उनके स्थान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। आंध्र प्रदेश 18, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के स्थानों के आवंटन कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? आंध्र प्रदेश 18, यह सही सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा की 25 एवं राज्यसभा के लिए 11 सीटें आवंटित है। आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा की 25 एवं राज्यसभा के लिए 11 स्थान यानी सीटें आवंटित है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई। नरगिस दत्त। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ संवैत संसद के दोनों सदनों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ संवैत संसद के दोनों सदनों में। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह कहा गया है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यह भी कहा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह कहा गया है। और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यह भी कहा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत की संसद निर्मित होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत की संसद निर्मित होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर
कौन कानून बना सकता है? संसद। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा। यह सभी सम्मिलित है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा के। यह सभी, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है लगातार 60 दिन तक। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है लगातार 60 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 तथा 4। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना, यानी एल्डिंग द फ्लोर। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना, यानी एल्डिंग द फ्लोर। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा?
लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, यह सही नहीं है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, यह सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी सही है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, यह बात सही नहीं है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, यह सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब समय सीमा के अंदर सामान्य बजट के पारित होने की आशा नहीं होती। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब समय सीमा के अंदर सामान्य बजट के पारित होने की आशा नहीं होती। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट यानी यूनियन बजट से है? कटौती प्रस्ताव। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट यानी यूनियन बजट से है? कटौती प्रस्ताव। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? उपयुक्त सभी यानी निदेशक, प्रबंधक और सचिव, यह तीनों उत्तरदायी तो होता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? उपयुक्त सभी यानी निदेशक, प्रबंधक और सचिव, यह तीनों उत्तरदायी होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। चलिए अब देखते हैं संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित विषय वस्तु। अनुच्छेद और उनसे संबंधित विषय वस्तु को एक एक करके हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है। अनुच्छेद 83 संबंधित है संसद के सदनों की अवधि से। अनुच्छेद 83 संबंधित है संसद के सदनों की अवधि से। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए
अर्हता। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 85 संबंधित है संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन से। अनुच्छेद 86 संबंधित है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार से। अनुच्छेद 86 संबंधित है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार से। अनुच्छेद 87 संबंधित है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन से यानी अभिभाषण। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण है। अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार है। अनुच्छेद 88 संबंधित है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से। अनुच्छेद 89 संबंधित है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति से। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 संबंधित है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने से। अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 91 में है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 में है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 92 में है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 संबंधित है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से। अनुच्छेद 93 लोकसभा तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 94 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 95 में है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 97 संबंधित है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते से। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 संबंधित है संसद का सचिवालय से। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 99 संबंधित है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से। अनुच्छेद 100 संबंधित है दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 100 में है दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 में है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संबंधित है संसद की सदस्यता के लिए निर्हताएं से। अनुच्छेद 102 संबंधित है संसद की सदस्यता के लिए निर्हताएं से। अनुच्छेद 103 संबंधित है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय से। अनुच्छेद 103 संबंधित है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय से। अनुच्छेद 104 संबंधित है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड से। अनुच्छेद 104 संबंधित है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। चलिए इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 में है राज्यपाल एवं राज्य विधान मंडल यानी गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? भाग 6 राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? भाग 6 किस राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 155 किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 155 राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा।
राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 तथा 4। ये दोनों कथन सही हैं। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में सही कथन चुनिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह कथन सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 2 और 4 सही है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी केवल 4। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसकी अस्तित्व है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? 7वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? 7वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, यह कथन सत्य नहीं है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, यह सत्य है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, यह सत्य है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, यह सत्य है। राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, यह कथन सत्य नहीं है। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, यह सत्य है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, यह कथन भी सत्य है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती, यह भी सत्य है। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित यानी प्रस्तुत होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित यानी प्रस्तुत होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। यदि किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 500। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 500। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है? मुख्यमंत्री। कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल के बारे में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 233 में नहीं है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 153 में राज्य का राज्यपाल के बारे में है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, मुख्यमंत्री की करता है, महाधिवक्ता की करता है और मंत्री परिषद के सदस्य की करता है। राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? राज्य मंत्री परिषद। संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? राज्य मंत्री परिषद। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक। इसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? राज्यपाल की रिपोर्ट। भारत में राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। भारत में राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? सरोजनी नायडू। प्रति वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के। प्रति वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद का। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बिना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बिना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजनी नायडू का। राज्यपाल सोने के पिंजरा में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजनी नायडू का। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? उपयुक्त सभी, यानी बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, धन विधेयक को सहमति देना और राज्य में वित्त आयोग का गठन करना, यह सभी शक्ति राज्यपाल के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? उपयुक्त सभी, यानी बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, धन विधेयक को सहमति देना और राज्य में वित्त आयोग का गठन करना, यह सभी शक्ति राज्यपाल के पास है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 4। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल विधानसभा में अधिक से अधिक कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है?
एक, राज्यपाल विधानसभा में अधिक से अधिक कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? एक। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यपाल जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है? उपयुक्त सभी, झारखंड व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यपाल जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है? उपयुक्त सभी में, यानी झारखंड व छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और ओडिशा में। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तमिलनाडु में। चैप्टर 13, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। पंचायत चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। पंचायत चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? केंद्रीय नियंत्रण। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? केंद्रीय नियंत्रण। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए हम लोग देख लेंगे। सूची 1 में समितियां दिया गया है और सूची 2 में सुझाव दिए गए हैं। इनका हम लोग मिलान कर लेंगे। बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पद्धति। अशोक मेहता, द्विस्तरीय पद्धति। LM सिंघवी, स्थानीय स्वशासन पद्धति। और GVR राव, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 समितियां और सूची 2 में उनके दिए गए सुझाव दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय पद्धति। अशोक मेहता, द्विस्तरीय पद्धति। LM सिंघवी, स्थानीय स्वशासन पद्धति। और GVR राव, प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? VR मेहता को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? VR मेहता को। हमारे संविधान के किस भाग में 3 त्रिस्तरीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 त्रिस्तरीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत सम्मिलित है, क्षेत्र पंचायत सम्मिलित है और ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? MK गांधी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? MK गांधी। पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूचिका। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूचिका। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43। पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस निधि पर निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? शक्तियों का विभाजन। सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? शक्तियों का विभाजन। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? सदस्यगण स्थानांतरण अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? सदस्यगण स्थानांतरण अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।
ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग और पंचायतों के सदस्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3 और 4। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग और पंचायतों के सदस्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण ली है 21 वर्ष की आयु। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण की है 21 वर्ष की आयु। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? 73वां संशोधन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? 73वां संशोधन। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? परामर्शदात्री समिति। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक परामर्शदात्री समिति है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 1952 में। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 1952 में। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर, महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर, महापौर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में नहीं है, असम में है, केरल में है और त्रिपुरा में है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? नागालैंड में नहीं है, असम में है, केरल में है और त्रिपुरा में है। एक सामुदायिक विकास का पृथक स्थापित कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। एक सामुदायिक विकास का पृथक स्थापित कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 का ए। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 का ए। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? उपयुक्त सभी, यानी इनमें सामान्यतः सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। यह सभी पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? उपयुक्त सभी, यानी इनमें सामान्यतः सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशयों की योजना बनाना, यह सही है। समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, सही है। जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, यह भी सही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशयों की योजना बनाना, सही है। समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, यह भी सही है। जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना, यह भी सही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्यों का क्या अनुपात होता है? 4:1। जिला योजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्यों का क्या अनुपात होता है? 4:1। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का विधानमंडल। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल 1 और 3। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है।
ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां प्रारंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां प्रारंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में। संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित है? 29 एवं 18। संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित है? 29 एवं 18। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। नागौर में। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। नागौर में। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां संशोधन। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य सरकार। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ग्राम पंचायत की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ग्राम पंचायत की। चैप्टर 14 भारत में न्यायपालिका, जुडिशियरी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं? 3। भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं? 3। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये 3 न्यायपालिका के स्तर हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? यूएसए में। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? यूएसए में। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। जनहित याचिका दायर की जा सकती है दोनों में, यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में जनहित याचिका दायर की जा सकती है दोनों में, यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों में। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किसमें प्रस्तावित किया था? केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कब प्रस्तावित किया था? केशवानंद भारती केस में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। जनहित याचिका यानी PIL से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। जनहित याचिका यानी PIL से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। किसका अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ। किसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? अपीलीय क्षेत्राधिकार का। जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? न्यायमूर्ति PN भगवती एवं
कृष्ण अय्यर को जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? न्यायमूर्ति पीएन भगवती एवं कृष्ण अय्यर को। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से है? कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से है? कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति का। भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी? हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी? हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष में। जनहित याचिका यानी पीआईएल किसके साथ संबंधित है? न्यायिक सक्रियता से यानी जुडिशियल एक्टिविज्म से। जनहित याचिका यानी पीआईएल किसके साथ संबंधित है? न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म से। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कर लेंगे। गोलकनाथवाद 1967, बैंक राष्ट्रीयकरण 1969, प्रिविपर्श उन्मूलन 1971, केशवानंद भारतीवाद 1973, विनर्वा मिल्सवाद 1980। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे। गोलकनाथवाद 1967, बैंक राष्ट्रीयकरण 1969, प्रिविपर्श उन्मूलन 1971, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनर्वा मिल्सवाद 1980। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? 34। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? 34। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के विषय में क्या सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह गलत है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, यह सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह सही है। उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के विशेष में क्या सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह सही नहीं है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, यह सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह सही है। उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, यह भी सही है। उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामला कब प्रकाश में आया? वर्ष 2010 में। उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौपाल मामला कब प्रकाश में आया? वर्ष 2010 में। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन सा ऐसे अधिकार आता है या आते हैं? उपयुक्त सभी अधिकार यानी संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, सभी अधिकार आते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन सा ऐसे अधिकार आता है या आते हैं? उपयुक्त सभी अधिकार यानी संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, यह सभी अधिकार आते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी।
किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है अधिकरण न्यायाधीश। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। सभी अधीनस्थ न्यायालयों यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। सभी अधीनस्थ न्यायालयों यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 233 से 237 तक। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 233 से 237 तक। निम्नलिखित में कौन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है? राजस्व मंडल नहीं आता है, सत्र न्यायालय आता है, मुंसिफ न्यायालय आता है और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत आता है। निम्नलिखित में कौन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है? राजस्व मंडल नहीं आता है, सत्र न्यायालय आता है, मुंसिफ न्यायालय आता है और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत आता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 39 का ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 39 का ए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब लागू हुआ? वर्ष 1987 में। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कब लागू हुआ? वर्ष 1987 में। देश की पहली लोक अदालत कहां आयोजित की गई? गुजरात में। देश की पहली लोक अदालत कहां आयोजित की गई? गुजरात में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट कौन थे? हरिलाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट कौन थे? हरिलाल जे कानिया। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहां से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहां से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। राष्ट्रीय मुकदमा नीति किस वर्ष लाई गई? वर्ष 2008 में। राष्ट्रीय मुकदमा नीति किस वर्ष लाई गई? वर्ष 2008 में। रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? संसद किसी अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी करने हेतु सशक्त कर सकती है। यह कथन सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निजी प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? संसद किसी अधीनस्थ न्यायालय को रिट जारी करने हेतु सशक्त कर सकती है। यह कथन सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निजी प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था?
99वां संविधान संशोधन अधिनियम। मूल अधिकारों का संरक्षण करना किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ए तथा बी दोनों यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण करना किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। यह कथन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। यह कथन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति किसी एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में किसके परामर्श से करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति किसी एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में किसके परामर्श से करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। फौजदारी कानून क्रिमिनल लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सत्य है या है? इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। यह कथन सत्य है। इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करती है। यह कथन भी सत्य है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा दी जा सकती है। यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। फौजदारी कानून क्रिमिनल लॉज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सत्य है या है? इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। यह कथन सत्य है। इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज कराती है। यह कथन भी सत्य है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा दी जा सकती है। यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? अनुच्छेद 231। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? अनुच्छेद 231। पीआईएल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपरोक्त दोनों नाम से यानी सामाजिक हित याचिका और सामाजिक क्रिया याचिका, इन दोनों नाम से जाना जाता है। पीआईएल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक हित याचिका और सामाजिक क्रिया याचिका, इन दोनों नाम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का भाग है। यह कथन सही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 3 सही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का भाग है। यह कथन सही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चैप्टर 15 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। कारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। कारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। संसद द्वारा सितंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। संसद द्वारा सितंबर 1999 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है? 7 दिन।
किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक है? 7 दिन। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 ईस्वी में। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989 ईस्वी में। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 324 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 324। निम्नलिखित में से कौन भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? सुशील चंद्रा। निम्नलिखित में से कौन भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी? वर्ष 1971 में। निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी? वर्ष 1971 में। चुनावों में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में कौन सा रसायन होता है? सिल्वर नाइट्रेट। चुनावों में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में कौन सा रसायन होता है? सिल्वर नाइट्रेट। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतदाता सूची के निर्माण से, संसद तथा राज्य विधानसभा में सीटों के आवंटन से और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? मतदाता सूची के निर्माण से संबंधित है, संसद तथा राज्य विधानसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है और निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग पर। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन आयोग पर। निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। भारत में निम्नलिखित में से किन चुनावों में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लोकसभा और राज्य विधानसभाएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3।
भारत में निम्नलिखित में से किन चुनावों में मतदाता उपरोक्त में से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है? लोकसभा और राज्य विधानसभाएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। यह कथन सही नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। यह कथन सही है। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन सही है। ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं। यह कथन भी सही है। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। यह कथन सही नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। यह कथन सही है। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन भी सही है। ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं। यह कथन भी सही है। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। चैप्टर 16 लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के विषय में सत्य नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्यों और शक्तियों के संबंध में बताया गया है। यह सत्य नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह सत्य है। इनमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। यह सत्य है। इसके सदस्यों के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है। यह भी सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के विषय में सत्य नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 318 से 323 तक इसके कार्यों और शक्तियों के संबंध में बताया गया है। यह कथन संघ लोक सेवा आयोग के विषय में सत्य नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह सत्य है। इसमें अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। यह सत्य है। इसके सदस्य के चयन के लिए किसी भी विशिष्ट योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है। यह भी सत्य है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है? संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है। निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है? संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? उपयुक्त सभी स्थितियों में यानी दिवालिया घोषित होने पर हटाया जा सकता है, दोहरे लाभ के पद पर होने पर और मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से किस दशा में हटाया जा सकता है? उपयुक्त सभी स्थितियों में यानी दिवालिया घोषित होने पर, दोहरे लाभ के पद पर होने पर और मानसिक या शारीरिक अक्षमता होने पर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी यह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में दिया गया है, इसलिए यह सुमेलित है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल यह सुमेलित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य यह भी सुमेलित है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी यह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन यह सुमेलित है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल यह सुमेलित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य यह भी सुमेलित है। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का आयोग है?
संवैधानिक आयोग। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का आयोग है? संवैधानिक आयोग। भारत के सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 316। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 316। भारत में सर्वप्रथम यूपीएससी की प्रतियोगिता का आयोजन कहां और कब किया गया? 1922 में इलाहाबाद में। भारत में सर्वप्रथम यूपीएससी की प्रतियोगिता का आयोजन कहां और कब किया गया? 1922 में इलाहाबाद में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 की उम्र तक। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष अथवा 62 की उम्र तक। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1 अक्टूबर 1926। फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कब परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950 से। फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कब परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950 से। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बारकर। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर रॉस बारकर। भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए किस प्रकृति के हैं? सलाहकारी। भारतीय संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग के कृत्य सरकार के लिए किस प्रकृति के हैं? सलाहकारी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती रोज मैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती रोज मैथ्यू। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र टैगोर। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र टैगोर। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सी अर्हता असत्य है? यूपीएससी अध्यक्ष इस पद पर रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी रोजगार के लिए अर्ह होता है। यह असत्य है। निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सी अर्हता असत्य है? यूपीएससी अध्यक्ष इस पद पर रहने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी रोजगार के लिए अर्ह होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। चैप्टर 17 वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन केंद्रीय एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है? वित्त आयोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं।
ये दोनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के मध्य वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के मध्य वित्त से। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? वाई वी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? वाई वी रेड्डी। भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किस उद्देश्य की जाती है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किस उद्देश्य की जाती है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है? उपयुक्त सभी विषयों पर, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य कर वितरण पर, राज्यों के मध्य कर वितरण पर और संचित निधि से दिए जाने वाले अनुदान के लिए वित्त आयोग राष्ट्रपति को किस विषय पर सलाह देता है? उपयुक्त सभी विषयों पर, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य कर वितरण पर, राज्यों के मध्य कर वितरण पर और संचित निधि से दिए जाने वाले अनुदान के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों के रूप में कौन सी जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था? वर्ष 2011 में राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों के रूप में कौन सी जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था? वर्ष 2011 में। 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने के मुख्य कारण क्या थे? उपयुक्त सभी, यानी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना, कर संग्रह में कमी और जीडीपी में लगातार गिरावट। 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने के मुख्य कारण क्या थे? उपरोक्त सभी, यानी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाना, कर संग्रह में कमी और जीडीपी में लगातार गिरावट, यह सभी कारण थे 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा बढ़ाने में। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य का वितरण का अनुपात 58:42 की तुलना में कितना करने की सिफारिश की गई है? 59:41। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य कर वितरण का अनुपात 58:42 की तुलना में कितना करने की सिफारिश की गई है? 59:41। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति पर वर्जना है? ए.के. चंद्रा। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि ऐसी नियुक्ति पर वर्जना है? ए.के. चंद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार कर का विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है। आयकर विभाजन है, उत्पाद शुल्क का विभाजन है और सहायतार्थ अनुदान निर्धारण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? व्यापार कर का विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है। आयकर विभाजन है, उत्पाद शुल्क का विभाजन है और सहायतार्थ अनुदान निर्धारण है। राज्यों को कर में भाग देने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा है? राज्य में शिक्षा का स्तर। राज्यों को कर में भाग देने के लिए वित्त आयोग ने किस मापदंड को ध्यान में नहीं रखा है? राज्य में शिक्षा का स्तर। वित्त आयोग क्या है?
पंचवार्षिक निकाय। वित्त आयोग क्या है? पंचवार्षिक निकाय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? 15। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है, यह कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है, यह कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सत्य है। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2021 में 2026 तक के लिए की गई है, यह कथन सत्य है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सत्य है। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वर्ष 2021 में 2026 तक के लिए की गई है और वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत के वित्त आयोग कौन कौन से थे। एक एक करके सभी वित्त आयोग को देखेंगे, उनका गठन कब हुआ था वह देखेंगे, उनके अध्यक्ष का नाम और उनकी अनुशंसा का वर्ष क्या था, इन सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1952 से 57 तक। पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी है। इसकी अनुशंसा वर्ष थी 1952 से 57 तक। दूसरा वित्त आयोग का गठन 1956 में हुआ, जिसके अध्यक्ष के संथानम थे। इसकी अनुशंसा वर्ष थी 1957 से 62 तक। दूसरा वित्त आयोग का गठन 1956 में हुआ, जिसके अध्यक्ष के संथानम थे। इसकी अनुशंसा वर्ष थी 1957 से 62 तक। तीसरा वित्त आयोग का गठन 1960 में हुआ, जिसके अध्यक्ष ए.के. चंद्रा थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1962 से 66 तक। तीसरा वित्त आयोग का गठन 1960 में हुआ, जिसके अध्यक्ष ए.के. चंद्रा थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1962 से 66 तक। चौथा वित्त आयोग का गठन 1964 में हुआ, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1966 से 69। चौथा वित्त आयोग का गठन 1964 में हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजा मन्नार थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1966 से 69। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में हुआ, जिसके अध्यक्ष महावीर त्यागी थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1969 से 74। पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में हुआ, जिसके अध्यक्ष महावीर त्यागी थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1969 से 74। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद रेड्डी। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1974 से 1979। छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद रेड्डी। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1974 से 79। सातवां वित्त आयोग का गठन 1977 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जे.एम. सेलेट थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1979 से 84। सातवां वित्त आयोग का गठन 1977 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जे.एम. सेलेट थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1979 से 84। आठवां वित्त आयोग का गठन 1982 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे वाई.वी. चौहान। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1984 से 1989। आठवां वित्त आयोग का गठन 1982 में हुआ, जिसके अध्यक्ष वाई.वी. चौहान थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1984 से 89। नौवां वित्त आयोग का गठन 1987 में हुआ, जिसके अध्यक्ष एन.के.पी. साल्वे थे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1989 से 95। नौवां वित्त आयोग का गठन 1987 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे एन.के.पी. साल्वे। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1989 से 95। 10वां वित्त आयोग का गठन 1992 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे के.सी. पंत। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1995 से 2000। 10वां वित्त आयोग का गठन 1992 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे के.सी. पंत। इसकी अनुशंसा वर्ष है 1995 से 2000। 11वां वित्त आयोग का गठन 1998 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। इसकी अनुशंसा वर्ष है 2000 से 2005 तक। 11वां वित्त आयोग का गठन 1998 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए.एम. खुसरो। इसकी अनुशंसा वर्ष थी 2000 से 2005 तक। 12वां वित्त आयोग का गठन 2002 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। इसकी अनुशंसा वर्ष थी 2005 से 2010 तक। 12वां वित्त आयोग का गठन 2002 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन। इसकी अनुशंसा वर्ष थी 2005 से 2010 तक। 13वां वित्त आयोग का गठन 2007 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय केलकर। इसकी अनुशंसा वर्ष 2010 से 2015 तक। 13वां वित्त आयोग का गठन 2007 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय केलकर। इसकी अनुशंसा वर्ष 2010 से 2015 तक। 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ,
जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। इसकी अनुशंसा वर्ष है 2015 से 2020 तक। 14वां वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी। इसकी अनुशंसा वर्ष है 2015 से 2020 तक। 15वां वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। इसकी अनुशंसा वर्ष है 2020 से 21 तक और 2021 से 2026 तक। 15वां वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। इसकी अनुशंसा वर्ष है 2020 से 21 और 2021 से 2026 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 6 वर्ष के लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 6 वर्ष के लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए निर्धारित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए निर्धारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। यह कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। यह कथन सत्य नहीं है। यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह कथन सत्य है। इसे सार्वजनिक फंड का संरक्षक कहा जाता है। यह कथन भी सत्य है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यह कथन भी सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है? वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है। यह कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है? वह राज्य सरकार के लेखों की संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है। यह कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। यह कार्य है वह भारत की संचित निधि की रक्षा करता है। यह भी है केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले अभी ऑफिस या संस्थानों का लेखा परीक्षण करता है। यह कार्य भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है? कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है? कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद। निम्नलिखित में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है? उपयुक्त सभी यानी भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो। निम्नलिखित में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है? उपयुक्त सभी यानी भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा कौन सी संसदीय समिति करती है? लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा कौन सी संसदीय समिति करती है? लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक रह सकता है? 65 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक रह सकता है? 65 वर्ष तक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को किस प्रकार अब उसके पद से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन सा आशय प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3 ये सभी।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से कौन सा यश प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह सही है या है? वह संसद का अधिकारी नहीं है, यह कथन सही है। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह सही है या है? वह संसद का अधिकारी नहीं है, यह सही है। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कैग के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 149। कैग के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 149। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा यह सही सुमेलित नहीं है या है? तो निकाय और संस्था और उनके सदस्य का कार्यकाल, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग 5 वर्ष, यह सुमेलित नहीं है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 5 वर्ष, यह भी सुमेलित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 3 सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा यह सही सुमेलित नहीं है या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष, यह सही सुमेलित नहीं है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 5 वर्ष, यह भी सुमेलित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लेखा परीक्षण ऑडिटिंग का प्रारूप तैयार करता है? अनुच्छेद 150। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लेखा परीक्षण ऑडिटिंग का प्रारूप तैयार करता है? अनुच्छेद 150। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? संविधान के अनुसार वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, यह कथन सही है। वह किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण व प्रमाणन करता है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 2 और 3 सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? संविधान के अनुसार वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, यह सही है। वह किसी कर या शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण व प्रमाणन करता है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल कथन 2 और 3 सही है। अब हम लोग देखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनके नाम और अवधि। वी नरहरि राव 1948 से 54 तक, वी नरहरि राव 1948 से 54 तक रहे थे। ए के चंद्रा 1954 से 60, ए के चंद्रा 1954 से 60, ए के राय 1960 से 66, ए के राय 1960 से 66, एस रंगनाथन 1966 से 72, एस रंगनाथन 1966 से 72, ए बख्शी 1972 से 78, ए बख्शी 1972 से 78, ज्ञान प्रकाश 1978 से 84, ज्ञान प्रकाश 1978 से 84, टी एन चतुर्वेदी 1984 से 90, टी एन चतुर्वेदी 1984 से 90, सी जी सोमैया 1990 से 96, सी जी सोमैया 1990 से 96, वी के शुंगलू 1996 से 2002, वी के शुंगलू 1996 से 2002। वी एन कॉल का अवधि रहा था 2002 से 2008 तक, वी एन कॉल 2002 से 2008 तक, विनोद राय 2008 से 2013 तक, विनोद राय 2008 से 2013, शशिकांत शर्मा 2013 से 17, शशिकांत शर्मा 2013 से 2017, राजीव महर्षि 2017 अगस्त 2020, राजीव महर्षि 2017 से अगस्त 2020 तक, गिरीश चंद्र मुर्मू अगस्त 2020 से वर्तमान, गिरीश चंद्र मुर्मू अगस्त 2020 से वर्तमान तक। चैप्टर 19 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है? अनुच्छेद 76 में। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है? अनुच्छेद 76 में। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? वह भारत सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। भारत का महान्यायवादी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकता है? वह भारत सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है।
भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 165 भारत के न्यायवादी का वेतन यह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार है और अनुच्छेद 105 में भारत के न्यायवादियों की शक्तियां दी गई है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 165 में भारत के महान्यायवादी के वेतन से संबंधित नहीं है या सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी सुमेलित है। अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार दिए गए हैं, यह सुमेलित है। अनुच्छेद 105 में भारत के महान्यायवादी की शक्तियां दी गई है, यह भी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के विषय में सत्य है? इसके कार्यकाल की कोई समय सीमा तय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के विषय में सत्य है? इसके कार्यकाल की कोई समय सीमा तय नहीं है। भारत में अब तक कितने महान्यायवादी नियुक्त किए जा चुके हैं? 15। भारत में अब तक कितने महान्यायवादी नियुक्त किए जा चुके हैं? 15। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, यह कथन सत्य है। संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। केवल कथन 1 और 2 सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, यह कथन सत्य है। संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के विषय में असत्य है? इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, यह कथन असत्य है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यह सत्य है। वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, यह भी सत्य है। जब केंद्र की सरकार बदलती है तो इसे भी त्याग पत्र देना पड़ता है, यह कथन भी भारत के महान्यायवादी के विषय में सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के विषय में असत्य है? इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, यह कथन असत्य है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, यह सत्य है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, यह भी सत्य है। जब केंद्र की सरकार बदलती है तो इसे भी त्यागपत्र देना पड़ता है, यह भी सत्य है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? महान्यायवादी को। संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी संसद सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे संसद में मत देने का अधिकार है, यह कथन सही नहीं है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, यह सही है। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, यह सही है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे संसद में मत देने का अधिकार है, यह कथन सही नहीं है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, यह कथन सही है। उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, यह कथन भी सही है। भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी कौन थे? गुलाम-ई-वाहनवती। भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी कौन थे? गुलाम-ई-वाहनवती। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत में 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। किनको? भारत के महान्यायवादी को यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और भारत का महाधिवक्ता को यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को, और तीसरा भारत के अपर महाधिवक्ता को यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को।
इसमें महान्यायवादी सर्वोच्च स्तर पर है। भारत में 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। भारत के महान्यायवादी को यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अपर महाधिवक्ता यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को, इन 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। इनमें महान्यायवादी सर्वोच्च स्तर पर है। चलिए अब हम लोग देख लेंगे भारत के महान्यायवादी के नाम और उनके कार्यकाल की अवधि। MC सीतलवाड़ का कार्यकाल था 1950 से 1963 तक। MC सीतलवाड़ का कार्यकाल था 1950 से 1963 तक। CK दफ्तरी का कार्यकाल रहा 1963 से 1968 तक। CK दफ्तरी का कार्यकाल रहा 1963 से 1968 तक। नीरेन डे का कार्यकाल रहा 1968 से 1977 तक। नीरेन डे का कार्यकाल रहा 1968 से 1977 तक। SB गुप्ता का कार्यकाल रहा 1977 से 1979 तक। SB गुप्ता का कार्यकाल रहा 1977 से 1979 तक। LN सिन्हा का कार्यकाल रहा 1979 से 1983 तक। LN सिन्हा का कार्यकाल रहा 1979 से 1983 तक। के पराशरन का कार्यकाल रहा 1983 से 1989 तक। के पराशरन का कार्यकाल रहा 1983 से 1989 तक। शोली सोराबजी का कार्यकाल रहा 1989 से 1990 तक। शोली सोराबजी का कार्यकाल रहा 1989 से 1990 तक। जी रामास्वामी का कार्यकाल रहा 1990 से 92 तक। जी रामास्वामी का कार्यकाल रहा 1990 से 92 तक। मिलन के बनर्जी का कार्यकाल रहा 1992 से 96 तक। मिलन के बनर्जी का कार्यकाल रहा 1992 से 96 तक। अशोक देसाई का कार्यकाल रहा 1996 से 98 तक। अशोक देसाई का कार्यकाल रहा 1996 से 98 तक। शोली सोराबजी का कार्यकाल रहा 1998 से 2004 तक। शोली सोराबजी का कार्यकाल रहा 1998 से 2004 तक। मिलन के बनर्जी का कार्यकाल रहा 2004 से 9 तक। मिलन के बनर्जी का कार्यकाल रहा 2004 से 2009 तक। जीई वाहनवती का कार्यकाल रहा 2009 से 2014 तक। जीई वाहनवती का कार्यकाल रहा 2009 से 2014 तक। मुकुल रोहतगी का कार्यकाल रहा 2014 से 17 तक। मुकुल रोहतगी का कार्यकाल रहा 2014 से 17 तक। के वेणुगोपाल का कार्यकाल रहा 2017 से अब तक है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 2017 से अब तक है। चैप्टर 20 नीति आयोग। चलिए अब हम लोग नीति आयोग के बारे में दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 सत्य है। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है। यह कथन सही है। और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 2 कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की संचालन परिषद में सम्मिलित है? उपयुक्त सभी, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर, यह सभी सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की संचालन परिषद में सम्मिलित है? उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित है, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री सम्मिलित है, अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। नीति आयोग के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद, यह सही सुमेलित नहीं है। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली है, यह सही है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, यह सही है। और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, यह भी सही है। नीति आयोग के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, यह सही है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है, यह भी सही है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, यह भी सही है। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेटा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेटा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई।
निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? परमेश्वरन अय्यर। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। चैप्टर 21 राष्ट्रीय जांच एजेंसियां।